आज हमारे साथ है वमिका बहिती, जो कि यूनिस्टार एग्रो की कंपनी की शुरुआत की है। इनकी कंपनी मार्केट से अलग हटके कुछ करना चाह रही है। जी वमिका जी, आप बताइए इस कंपनी की शुरुआत किस तरह हुई? इस कंपनी की शुरुआत ऐसे हुई कुछ 1.5 ईयर्स पहले। मेरे को शुरू से रुचि थी फूलों में। मैं फूलों में कुछ करना चाहती थी, बट कुछ हट के। नेट हाउस, पॉली हाउस स्टडी किया 1 साल पहले, सब जगह रिसर्च ये सब किया, यूट्यूब में वीडियोस देखी। फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने ली नहीं है, मैं प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सो पढ़ाई मैंने एग्रीकल्चर में नहीं की है, बट रुचि थी, इसीलिए ये एग्रीकल्चर का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उसके बाद हमने फूलों का खेती इसीलिए शुरू की, वेजिटेबल्स में मुझे कम इंटरेस्ट था, फूल में ज़्यादा इंटरेस्ट। तो इसमें कैसा बिजनेस है? प्रॉफिटेबल है? इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, और खासकर लड़कियाँ। हाँ। तो आपने इस बिज़नेस की शुरुआत की तो प्रॉब्लम किस तरह की फेस करनी पड़ी आपको? प्रॉब्लम ये था, सबसे पहले शुरुआत की तो लेबर मैनेजमेंट प्रॉब्लम था। लेबर्स, स्किल्ड लेबर्स नहीं मिलते, जिनको भी आप ट्रेन करते हो वो चले जाते हैं कहीं दूसरे जगह। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, लेबर मैनेजमेंट। सेकंड था मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पहले मैंने होलसेल में ही डिपेंडेंट होकर मैंने किया, पर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि होलसेल से खाली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता बिज़नेस। तो मैंने बैंक्वेट्स, हर जगह बैंक्वेट्स, दिल्ली बैंक्वेट, जयपुर बैंक्वेट, जोधपुर बैंक्वेट, हर बैंक्वेट्स में मैं जाके मीटिंग्स करने लगी। तो धीरे धीरे टाई अप्स हुए। तो आज मेरा माल मंडी बहुत कम जाता है। जब बैंक्वेट्स के पास काम नहीं होता तब मंडी जाता है, अदरवाइज़ मेरा माल बैंक्वेट्स में ही खपत हो जाती है। ये फूलों का बिजनेस दिल्ली और आसपास के शहरों में किस तरह का है? मतलब फूलों का बिज़नेस है, पर मैं भी सीजनेबल है ये पूरे आप और ईयर आप इसे ले सकते हैं? नहीं, कुछ वैरायटी सीजनेबल है, जैसे लिलियम 3 मंथ्स का प्रोडक्शन है, फिर आपको ब्रेक देना पड़ता है, फिर अगेन 3 मंथ्स। जरबेरा, रोज़, ये सब है, वो साल भर चलता है, 3 साल का क्रॉप है ये दोनों। ओके। मार्केटिंग में किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आती हैं? मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स ऐसे आती है कि हम जैसे अब मंडी में जाते हैं, आपको आड़त के रेट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। वो जो आपको रेट बोलेंगे वो ही होगा। एंड आड़त लोग भी कार्टल बना के रेट ले लेते हैं, जो मुझे अभी तक समझ में आया है। तो मैं अपने भाइयों बहनों जो भी कर रहे हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आप बैंक्वेट्स में जाइए। हाँ ठीक है, बैंक्वेट्स आपसे महंगे माल नहीं लेंगे, बट जो कमीशन ये सब का पोर्शन बच जाता है, और उनको भी फ्रेश माल मिलता है जो आपने अभी कटिंग की है। जैसे अब मेरे को ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि आज मेरे कल पार्टी है, तो मुझे आज इतना बंडल चाहिए, तो तुरंत उनके पास डिलीवरी आ जाती है। तो फ्रेश भी आता है फार्म में, तो उनको भी बेनिफिट है, हमें भी बेनिफिट है। और कितना एकड़ में है आपका ये? मेरा ये अप्रॉक्सीमेटली 10 एकर्स में क्लोज्ड है नेट हाउस, एंड ये नेक्स्ट 4 एकर्स में ओपन है, जिसको भी हम अगले साल कवर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन कौन सा होता है यहाँ पर? फ़िलहाल हमने ओपन में ग्लैडियलस लिया हुआ है, ओपन में रजनीगंधा कर रहे हैं, फिर आलू और टमाटर भी लगाए हैं ओपन में। क्लोज्ड में लिलियम कर रहे हैं, जरबेरा, और लिलियम, जरबेरा, रोज़। और अब हम नई तरीके के फूल भी यहाँ लगाएंगे, जो शिमला ये सब में होता है। अगले साल हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं उसको लगाने की। किस तरह की मतलब प्रॉब्लम्स है उसको लगाने में? वेदर प्रॉब्लम है, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जैसे अभी मैंने कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की, नॉर्मल पॉली हाउस और नेट हाउस लगाया, बट अगले साल हम इसमें पैन पैड ये सब डाल के वेदर को कंट्रोल करके वो सब भी लगाएंगे, जो यहाँ पे होते नहीं है जनरली। तो जब हम टेक्नोलॉजी वेदर को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। जो शिमला में होते हैं आप यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाता है। ओके। ये सब महंगा कितना है? मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, पर आम किसान टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो किस तरह टेक्नोलॉजी का ये कर सकते हैं? देखिए, महंगा है, पर सब्सिडी भी प्रोवाइड होती है इनमें। और धीरे धीरे अगर आप कुछ डिफरेंट करोगे, कुछ अलग करोगे, तो आपको उसकी प्राइस भी मिलेगी। अगर आप वही सब करोगे जो सब कर रहे हैं, अगर आप गेहूँ, बाजरा यही सब वो कर रहे हो जो सब कर रहे हो, तो आपको प्राइस भी वही मिलेगी। आप कुछ करोगे, आज मैं शौक हूँ कि किसानों के पास 100-100 एकड़ ज़मीन है, और वो लोग उसमें कुछ नहीं कर रहे, ओपन खेती कर रहे हैं। तो उनमें से अगर आधा को भी वो कन्वर्ट करके करने लग जाए, तो डिफरेंस देखें, तब वो खुद ही समझ जाएंगे कि सरकार की सब्सिडी अच्छे से मिल जाती है। हाँ, दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, मिल जाती है, सपोर्ट भी रहता है उनका, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, सपोर्ट लीजिए और कीजिए इस काम को, तो आगे बढ़ सकते हैं इस काम में। और क्यों नहीं, वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते, जैसे अगर वुमेन कोई स्टार्ट करना चाहती है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में है या कुछ करना चाहती है, तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है? सच वुमेन मैन में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, लेबर मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत आता है, लैंग्वेज का बैरियर ये सब, तो आप अपने ऊपर एक सुपरवाइज़र रख लीजिए जो उनसे कम्युनिकेट कर ले। अदरवाइज़ आप आज बैंक्वेट में जाते हैं, मीटिंग करते हैं,
तो आपको एंटरटेन किया जाता है, आपको ये नहीं बोला जाता कि आप मत कीजिए। वुमेन होने के कारण आई थिंक थोड़े बहुत एडवांटेजेस भी मिलते हैं आपको कि आप ये फील्ड में नया काम कर रहे हैं, तो लोग आपको प्रोत्साहित करके और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस फील्ड में ज़्यादा वुमेन है ही नहीं मेरे हिसाब से, वो कम ही वुमेन है, इसलिए आना भी नहीं चाहती। पर मैं ये बोलती हूँ कि आज ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें वुमेन कैप्चर नहीं कर सकती है। आज ये फील्ड में मैं कर रही हूँ, इस फील्ड में मुझे ऐसा इनिशियली दिक्कत आई, वो दिक्कतें हर बिजनेस में आती है। प्रॉफिट और लेबर मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सब आपको इनिशियल ईयर्स में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे अब सब कुछ सेट हो रहा है। तो इसीलिए वुमेन एंटरप्रेन्योर घबराइए मत यहाँ आने के लिए। ओके, समर और विंटर्स में कुछ अंतर हो जाता है कि मतलब समर में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, विंटर्स में कुछ इस तरह सीजनेबल कुछ? सीजनेबल है, जैसे लिलियम विंटर्स में प्लांटेशन करना चाहिए। Okay, और वेडिंग सीजन मतलब सीजन्स बेसिकली मार्केट डोमिनेटेड है साउथ के प्रोडक्शन से भी। साउथ में अगर ज़्यादा वेडिंग्स होती है जिस सीज़न में, जैसे विंटर्स में साउथ में ज़्यादा वेडिंग्स होती है, तो आपका मतलब फ्लावर्स का ज़्यादा यूज़ साउथ में ज़्यादा वेडिंग्स में होता है? नहीं, साउथ से प्रोडक्शन आता है। Okay, तो जो प्रोडक्शन आता है अगर साउथ में खपत नहीं हो पाती तो वो दिल्ली मार्केट को ख़राब कर देती है। तो अगर साउथ में खपत हो जाए वेडिंग की तो वो दिल्ली मार्केट को ख़राब नहीं करेगी, तो ये मार्केट उठ जाता है। तो इसीलिए ये फ़र्क है कि वेडिंग्स आपको खाली आप एक जगह की वेडिंग देख के नहीं चल सकते, आपको पैन इंडिया वेडिंग देखनी होगी। क्योंकि हर जगह प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, अब जैसे कि आपने देख लिया है कि फ्लावर्स में अच्छा है, तो क्या आप सीड मतलब कैसी और वेजिटेबल्स में भी जाना चाहेंगे? वेजिटेबल्स में जाना चाहूँगी, पर मैं फोकस फ्लावर्स में ही करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे फ्लावर्स में इंटरेस्ट है। एंड फ्लावर्स अब मेरे को लगता है कि एक वैरायटी के बिज़नेस करो। फ्लावर्स में हाँ, मैं वैरायटीज़ में जाना चाहूँगी, कभी ये उगा लिया, कभी कुछ और उगा लिया, पर मैं फ्लावर्स में जाना चाहूँगी क्योंकि मैं जो बैंक्वेट्स ये सबसे डील कर रही हूँ वो वेजिटेबल्स नहीं फ्लावर्स ले रहे हैं। तो अभी आपको बैंक्वेट्स या होटल्स इन्हीं बिजनेस की तरफ जाना है? हाँ, इन्हीं बिज़नेस की तरफ जाना है। और इंडिया के बाहर आप किस तरह बिजनेस को देखते हैं अपने? मैं इंडिया के बाहर इस साल से कोशिश करना चालू करूँगी। अभी तो मैं सीख रही थी ये बिज़नेस को पैन इंडिया भेजना चाहिए, अब एक्सपोर्ट करने का भी कोशिश करूँगी। तो एक्सपोर्ट के जो नॉर्म्स तरीके हैं, किस तरह के आपको फर्टिलाइजर्स यूज़ करने, वो मैं पूरा 2 एकड़ एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेट मतलब थोड़ी दिक्कत है कि इस बिज़नेस को अपना बाहर में अगर आपको करना है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स इंडियन को फेस करनी पड़ती है? थोड़ी प्रॉब्लम्स ये फेस करनी पड़ती है कि आपको भी आइडिया नहीं होता है कि पैकेजिंग कैसे करनी है, किस टाइम पे काटना है, क्योंकि बाहर ट्रैवलिंग टाइम इतना है, आपका माल जहाँ रहता है वहाँ ख़राब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये पेरिशेबल आइटम है, तो आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत है जो फार्मर्स को आती है, जो हमें भी आ रही है, कि ये पेरिशेबल आइटम है तो हम मार्केट डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं। आपका कौन कौन सा कंट्री सबसे पहले फोकस है कि मेरे को इस कंट्री में स्टार्ट करना है, यहाँ पे अच्छा मेरे को मिलेगा बिजनेस? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दुबई, हॉलैंड एंड बेसिकली सारा वो कैप्चर करना है। हॉलैंड, दुबई मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट अभी मैंने सोचा नहीं है, पर सेकंड टारगेट मेरा वहाँ रहेगा रशिया, इजराइल को छोड़ के और कहीं नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन जहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही है वहाँ टारगेट रहेगा। अब जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, केन्या, ये सबसे बहुत ज़्यादा माल आ रहा है, तो वहाँ टारगेट्स नहीं है। जहाँ का वेदर सूटेबल नहीं है, जो इंपोर्ट करना चाहते हैं उनका टारगेट रहेगा। ओके, आपको अब सरकार से क्या उम्मीद है, मतलब कि सरकार किस तरह सपोर्ट करे? सरकार जो से बताना चाहिए, सरकार से बस यही उम्मीद है कि जैसे अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें आइडिया दें, आप हमें फैसिलिटेट करें कि आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड कुछ पुश, ठीक है, आप मॉनेटरी सपोर्ट देते हैं, पर हमें गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है कि इस फील्ड में नए हैं तो गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि कौन सा मार्केट है। सरकार इस फील्ड को अच्छे से जानती है कि कौन इंपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है। हम भी पढ़ाई करके कर सकते हैं, बट अगर एक रेडी गाइडेंस मिले तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप भी अगर हमें सपोर्ट करोगे तो हमारे देश से अगर एक्सपोर्ट होता है तो पूरे कंट्री के लिए अच्छा है। और किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये करें? किसानों के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी नॉर्मल खेती से हटिए। आप अपने नॉर्मल खेती से हट के ये खेती, मैं नहीं बोलती कि बहुत बड़ी एकड़ में चालू कर दी, पर छोटे में चालू कीजिए। नॉर्मल खेती से तो आप कमा ही रहे हैं, आप इसमें डबल कमा के देखिए कि कैसा होता है। आप मतलब आप नहीं तो आपके बच्चे जो आपसे दूर जा रहे, खेती नहीं करना चाहते, उनको भी मोटिवेट करके इस लाइन में लाइए कि वो इसमें अपना वैल्यू एडिशन दे पाए। आप अपने ही तरीके से अगर अपने बच्चों को करवाना चाहेंगे तो वो भागेंगे, वो करेंगे नहीं। आप अगर दूसरे तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके करिए, तो मे बी वो इस फील्ड में आके कुछ नया करे और आपको कुछ और कमा के दे।